हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट सीवी, जो आपका करिकुलम विटे होता है, किसी भी जॉब में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको प्रॉपरली अच्छे से जो अपना सीवी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बी फार्म कंप्लीट कर लिए हों या फिर एम फार्म, दोनों ही कंडीशन में आपको सीवी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बी फार्म या फिर एम फार्म के बाद कौन कौन से जॉब्स हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का, जो जॉब रिलेटेड वीडियोस अभी हम बना रहे हैं। और जब कोई भी आप जॉब में जाते हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है रिटर्न टेस्ट, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन, जिसमें प्लेसमेंट ड्राइव, डायरेक्ट एप्लीकेशन या फिर थ्रू रेफरेंस होता है, तो इसमें आपको सीवी की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में जो सीवी है कैसे राइट करना है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स लर्न हाउ टू डिजाइन अ सीवी। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, यहाँ पर हमने एक जो सैंपल है वो लिया हुआ है, सैंपल सीवी लिया हुआ है। यहाँ पर मेरा फोटो सब लगा हुआ है। ये सैंपल हमने लिया हुआ है एक एम फार्म के कैंडिडेट का। एम फार्म का जो कैंडिडेट होगा तो उसका सीवी कैसे होगा। और ऑब्वियसली यदि आप ओनली बी फार्म है तो भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एम फार्म को छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं बी फार्म के कैंडिडेट के हिसाब से, तो वो सारी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में ये पर्टिकुलर सीवी हमने डिजाइन किया हुआ है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यदि आप टीचिंग के जॉब में जा रहे हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स इन स्प्रेडिंग एजुकेशन थ्रू साउंड एकेडमिक्स एंड रिसर्च। तो कोई भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स और रिसर्च। तो ये दोनों चीजें मेंशन है। अकॉर्डिंगली आप क्यूए में जा रहे हैं, क्यूसी में जा रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस में जा रहे हैं, आरएनडी में, एफएनडी में, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज योर फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बहुत ही डिसेंट सा फोटोग्राफ लेना है, फ्रंट से आपको लेना है, और प्रीफर कीजिए कि आप स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचवाएं, इसका सॉफ्ट कॉपी लें और वो चीजें यूज करें। अदरवाइज बहुत लोग ऐसे सेल्फी लेकर के डाल देते हैं, कभी इस एंगल से खिंचवा रहे हैं, कभी इस एंगल से खिंचवा रहे हैं, तो आपका जो फोटो है ना उसी को देख करके कई बार आपका जो सीवी है वो रिजेक्ट हो जाता है, आगे जाता ही नहीं। तो फोटो बहुत ही डिसेंट रखना है। यदि आप मेल हैं तो प्रीफर कीजिए आप टाई पहने एटलीस्ट। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। फिर यदि आप एम फार्म है तो एम फार्म और साथ में ही आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, जो भी है वो लिख सकते हैं। यदि आप बी फार्म है तो बी फार्म लिख दीजिए। यदि आप एम फार्म है तो एम फार्म और बी फार्म दोनों मत लिखिए, ओनली एम फार्म लिखिए। हाईएस्ट डिग्री ही लिखना होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो चले, बिकॉज आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है 2, 3, 4 महीने बाद कॉल है और 4 महीने बाद आपने वो मोबाइल बंद कर दिया, उसको रिचार्ज ही नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी नंबर देंगे उसमें कॉल लगना चाहिए, ऐसा नंबर आपको देना है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देना है और डिसेंट सा ईमेल आईडी देना है। बहुत लोग क्या करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, iamcoolxyz@gmail.com, angelxyz@gmail.com, इस तरीके से बनाते हैं। बाबू सोना जादू टोना @gmail.com। तो ये सब चीज नहीं चलने वाला। आपका जो भी नाम है वो नाम लिखिए। जैसे कि मेरा नाम पुष्पेंद्र है तो अपना नाम लिखा मैंने, pushpendra.100@gmail.com, इस टाइप का कुछ। अब उसमें मेल मत करने लग जाना, असली मेल मैंने अपना नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है। यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल की बात आ रही है तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपको बना करके रखनी है। और लिंक्डइन में ऐसे फेसबुक की तरह उल्टे सीधे पोस्ट नहीं करने हैं। लिंक्डइन में आपको अपने करियर से रिलेटेड, अपने एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट करने हैं, ताकि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल यदि चेक होता है तो वो अच्छे से दिखे, एक डिसेंट सा दिखे। नेक्स्ट, आप यदि एम फार्म कंप्लीट है तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑब्वियसली होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो भी स्टेट काउंसिल है वो मेंशन कीजिए, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हॉबीज मेंशन करनी चाहिए, जैसे कि क्रिकेट है, वीडियोग्राफी है, टीचिंग है, ये 3 हॉबी है वो मैंने मेंशन कर दिया। आपको अपने हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसा हॉबी होना चाहिए जिसके क्वेश्चंस पता हो, या फिर आपका जो भी हॉबी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे हवे में कुछ भी हॉबी नहीं लिख देना है। फिर नेक्स्ट होता है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सेट सा फॉर्मेट है, इसमें आपको कोर्स के बारे में लिखना होता है, फिर कॉलेज या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जो भी है, उसके बाद फिर परसेंटेज, उसके बाद फिर ईयर, और कोई रिमार्क्स है तो वो चीज़ लिखना है। तो फॉर एग्जांपल आप एम फार्म है तो लिख दीजिए एम फार्म। आपका स्पेशलाइजेशन जो भी है फार्माकोग्नोसी होगा। आपका यूनिवर्सिटी का नाम मान लो BIT मेसरा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लिख दिया। फिर आपका जो भी परसेंटेज है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, उसके बाद फिर आपका जो मान लो गोल्ड मेडलिस्ट है तो गोल्ड मेडलिस्ट लिख दीजिए। उसके बाद फिर नहीं है
मान लो आपका 75% प्लस है तो आप लिख दीजिए फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन या इस तरीके से जो भी है। उसके बाद फिर बी फॉर्म है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, परसेंटेज लिख दीजिए, कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं। उसके बाद फिर मान लो यूनिवर्सिटी रैंक 3rd था वो लिख दीजिए, डिस्टिंक्शन था वो लिख दीजिए, फर्स्ट डिवीजन था फर्स्ट डिवीजन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 12th है, आपका जो भी बोर्ड का नाम है वो लिख दीजिए, आपका परसेंटेज लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए। वैसे ही 12th है उसमें भी बोर्ड का नाम लिख दीजिए, परसेंटेज लिख दीजिए, ईयर लिख दीजिए। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ये जो फर्स्ट पेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज आपके सीवी का देखा जाता है, उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब आपके बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई भी ऐसी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। तो इसलिए जो कॉम्पैक्ट असली चीज़ें हैं वो फर्स्ट पेज में आपको लिखनी है। यहाँ पर ये जो सीवी है इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% परफेक्ट है, ऐसा ही बनाना है। ये एक सैंपल बता रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज में मैंने अपीयर हुए, फर्स्ट टाइम वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन था कि आपने अपना सीवी कैसे बनाया, अपने आप को कैसे आप रिप्रेजेंट किए। आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म मैं अपीयर हुआ था टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में, तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, मैंने जॉब लिया था। उसके फिर कुछ दिनों बाद 6 महीने मैंने जॉब किया, फिर मेरा गेट क्वालिफाइड था ऑलरेडी, तो फिर मैं एम फार्म के लिए गया। एम फार्म कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रेटर नोएडा का एक कॉलेज था रामिस इंस्टीट्यूट, वहाँ पर इंटरव्यू दिया। वो मेरा आफ्टर एम फार्म फर्स्ट इंटरव्यू था, वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर मैंने जॉब लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग PhD KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो गाजियाबाद था, वहां पर मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ। आफ्टर PhD मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, वहां पर मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मैंने जॉब किया था, ठीक है। तो 3 जगह मैंने जॉब किया, तीनों जगह फर्स्ट टाइम में मैं सेलेक्ट हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें करने से सिलेक्शन होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यही चीजें करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। आप दूसरे तरीके से भी सीवी लिख सकते हैं, बट ये एक तरीका है। अब फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज में यहाँ पर मेंशन करना है कि आपका जो मेजर अचीवमेंट्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गोल्ड मेडल था मास्टर्स में एम फार्म में, वो मेंशन कर दिया। क्वालिफाइड गेट इन 2007, यदि आपका जीपैट है तो जीपैट लिख दीजिए, गेट है गेट लिख दीजिए, नेट क्वालिफाइड है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे यूनिवर्सिटी 3rd रैंक था बी फार्म में तो मेंशन कर दिया। रैंक्ड अंडर टॉप 100 स्टूडेंट्स एट स्टेट लेवल 12th में था तो वो मेंशन कर दिए जी। यहाँ पर जो ईयर है वो 2002 2003 है, 2022 हो गया था। फिर उसके बाद बोर्ड का नाम CG बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो भी है वो मेंशन कर दीजिए। और इसके अलावा भी जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि वो आपने अचीव किया, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिए। लेकिन इसमें आपको ऐसा चीज़ मेंशन नहीं करना है कि भैया मैंने कॉलेज में डांस कंपटीशन जीत लिया, आपके कॉलेज में हुआ डांस जीत लिया, मतलब डांस कंपटीशन जीता भी तो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो तो उसको लिख सकते हो। ऐसे नहीं इंस्टीट्यूट लेवल वगैरह नहीं लिखना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसलिए लिखना है बिकॉज इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेज में लिखने का इसका बेनिफिट है कि जो इंटरव्यूअर है उसका अट्रैक्शन आप अपनी तरफ खींच रहे हो, अपने हिसाब से आप उसको टॉपिक बता रहे हो कि भैया इस टॉपिक से आप मेरे को पूछो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एरिया इंटरेस्ट दिया है, तो मेरे को मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे और ये चीज मुझे अच्छे से आता है तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ। तो आपका जो भी टॉपिक स्ट्रांग होगा उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पब्लिकेशन की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली यदि आप बी फार्म में है, यदि आप बी फार्म में है तो आपका पब्लिकेशन हो सकता है नहीं हो, बट एम फार्म में है तो आपको पब्लिश कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 पेपर तो कर ही लेना चाहिए। ड्यूरिंग एम फार्म आपको एक रिव्यू आर्टिकल लिख लेना चाहिए जो भी आपका रिसर्च से रिलेटेड है, अपने गाइड से प्रॉपरली गाइडेंस लेकर के। रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग एम फार्म मैंने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे अपने एम फार्म के जो प्रोजेक्ट है उससे। उसमें से एक प्रोजेक्ट IJTK में था जो एक SCI इंडेक्स जर्नल है, जो काफी बड़ी बात है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.091 है। उसके बाद फिर एक और पेपर मैंने पब्लिश किया था और एक रिव्यू आर्टिकल किया था, तो वो हमने लिख दिया है। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट CV शेयर नहीं किया है बिकॉज आज की डेट में तो मेरे को लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे पब्लिकेशन है, 5-6 बुक्स मैंने लिख लिए हैं, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर दे दिए हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक एम फार्म फ्रेशर या फिर बी फार्म फ्रेशर के हिसाब से मैं चीज बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस या फिर वर्कशॉप हर कोई अटेंड किया हुआ होता है, तो सारी चीज देना है। एम फार्म में है आप तो ऑब्वियसली कोई पोस्टर ओरल या फिर पोस्टर आप प्रेजेंट किए हुए होंगे वो लिख दीजिए, कोई भी पेपर प्रेजेंट किए हैं, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो लिखना है, या फिर इवन बी फार्म वाले स्टूडेंट भी प्रेजेंट करते हैं या फिर अटेंड करते हैं तो सारा चीज लिख दीजिए। यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट में जैसे गेस्ट लेक्चर हुआ, सेमिनार हुआ, तो वो चीज नहीं लिखना है। कोई भी स्टेट या फिर नेशनल लेवल का आपने अटेंड किया है वो लिखना है। अननेसेसरी फालतू की चीजें, बकवास की चीजें लिख करके वहां पर कचरा नहीं भरना है जबरदस्ती। कई लोगों को लगता है कि मेरा CV 3 पेज का, 4 पेज का, 6 पेज का, 10 पेज का है, तो उसका कचरा फैलाने का कोई मतलब नहीं है।
2 पेज का हो, 3 पेज का हो, लेकिन ढंग का हो। उससे 2 या 3 पेज से ज्यादा आपका सीवी नहीं होना चाहिए। तो आपको वही चीजें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल्स का। यदि आपने एम फार्म कंप्लीट किया है तो एम फार्म का आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या था और उसमें जो भी एब्स्ट्रैक्ट था या फिर उसको आपने क्या क्या चीज किया है उसका एक समरी यहाँ पर छोटा सा दे दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। यदि आपने बी फार्म कंप्लीट किया है, बी फार्म में भी प्रोजेक्ट वर्क होता है या फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जिसमें आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो भी प्रोजेक्ट है उसका भी आप डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको टेक्निकल स्किल्स का यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। टेक्निकल स्किल्स में फर्स्ट आपको कंप्यूटर स्किल देना है, जैसे कि विंडोज 10, विंडोज 11 आपको चलाना आता है वो दे दीजिए। अब यहाँ पर ये मत लिखना कि विंडोज 3 आता है मुझे, विंडोज 98 आता है, विंडोज 2007 आता है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग वो भी लिख देते हैं। आज की डेट में कौन चला रहा है विंडोज 3? 10 और 11 ही तो चला रहे हैं सब लोग, ज्यादा ज्यादा हो गया तो विंडोज 7 चला रहा होगा कोई। फिर यहाँ पर डिजाइनिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आज की डेट में कोई भी आप जॉब में जाओगे तो वहां पर पावर पॉइंट आपको आना ही चाहिए, ठीक है। पावर पॉइंट से याद आया कि ये जो पर्टिकुलर सीवी मैंने डिजाइन किया हुआ है, इसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये चीज आप डाउनलोड कर सकते हो, आप चीजें यहाँ पर से ले सकते हो, एज ए इसको फॉर्मेट यूज कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पर आपको 2 चीजें और आनी चाहिए, MS वर्ड और MS एक्सेल, इसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं आ रहे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप यूट्यूब से सीख लें प्रॉपरली अच्छे से, ये बहुत काम आने वाला है। फिर आता है आपके पास यहाँ पर वीडियो मेकिंग एंड एडिटिंग। जैसे मैंने हॉबी में अपना वीडियोग्राफी लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मेरे स्किल्स में वो चीज़ होना चाहिए, मुझे वीडियोग्राफी, वीडियो मेकिंग, एडिटिंग आता है। जैसे उसके कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख दिए कि वंडरशेयर फिल्मोरा आता है, एडोब प्रीमियर प्रो आता है। कोई मान लो फोटोग्राफी लिखा हुआ है तो उसमें आपको मान लो फोटोशॉप आता है, फिर कोई और अलग सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते होंगे, वो सारी चीजें रिलेवेंस होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से आते हैं वो लिखना चाहिए। आप एम फार्म है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के कोई इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि एम फार्म के टाइम में मेरे को HPTLC आता था, HPLC आता था, GC आता था, और उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक में FTIR, UV आता था। तो आपको जो भी चीज आता है वो लिखिए, जो चीज नहीं आता है जबरदस्ती नहीं लिखना, अदरवाइज फंस जाओगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यदि आप बी फार्म में है तो बी फार्म में आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ये UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आप यूज करते हैं, और FTIR भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है, वो भी यूज करते हैं। तो ये चीज आपको सीख लेना चाहिए बी फार्म में ही। फिर अदर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपके TGA, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, वो आपने सीखा है तो वो लिख दो, नहीं सीखा है तो नहीं लिखो। पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कलरीमेट्री, पोलरीमीटर, pH मीटर, ये सारी चीजें सारे इंस्टीट्यूट में होते हैं और वो चीज हैंडल करने आता है बी फार्म लेवल पर ही, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर आपको पर्सनल डिटेल देना है, जिसमें आपको नाम देना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या फिर उसके बाद फिर हिंदी, जो भी आता है आपको, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, एनीथिंग, पंजाबी, वो सारा चीज लिख सकते हैं। उसके फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में बेसिकली है कि भैया ऊपर मैंने जो भी बताया सही है, कुछ भी गलत नहीं है, और यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है, जो भी साइन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस में आपको, यदि आप एम फार्म है तो एम फार्म के जो आपके गाइड है उनका रेफरेंस आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके गाइड को आपके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। आपके बारे में कोई भी इंक्वायरी होगी तो आपके गाइड सही सही इंफॉर्मेशन कंपनी को देंगे और वहां पर आपको जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ में आप यदि एम फार्म है तो बी फार्म के कॉलेज के किसी प्रोफेसर का दे सकते हैं, या फिर आप एम फार्म के ड्यूरेशन में आपके कोई को गाइड है या फिर कोई दूसरे टीचर हैं उनका भी आप दे सकते हैं, सेम इंस्टीट्यूट का। यदि आप बी फार्म है तो बी फार्म के कोई भी 2 टीचर का रेफरेंस दे दीजिए, चलेगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर सीवी आपको डिजाइन करना चाहिए, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और अपकमिंग वीडियोस में बाकी की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से जॉब के लिए क्या क्या आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए और बाकी सारी स्किल्स आनी चाहिए, और उन सब का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।